नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास है वो है उत्तरी अमेरिका। जो आप मैप देख रहे हो पीछे, वो मैप उत्तरी अमेरिका का, और उसी उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप की आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले वाले वीडियो सेशन में हमने पढ़ लिया था जो एशिया महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमें जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो चौथा बड़ा महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। आज हम बात करने वाले हैं उत्तरी अमेरिका का, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना जिससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, और एक नए अंदाज में हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। और जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो चौथा बड़ा महाद्वीप है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है। तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या के आधार पर चौथा बड़ा महाद्वीप है। आगे हम बात करें इसकी खोज, जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसकी खोज करने वाला कौन था? तो खोज करने वाले की बात करें तो खोजकर्ता था कोलंबस। और कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी 1492 में। उत्तरी अमेरिका की खोज कब की थी? तो 1492 में की थी, और 1492 ईस्वी में इसी कोलंबस ने इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एक नया नाम दिया, एक नई दुनिया के नाम से इसको नाम दिया गया, नई दुनिया। तो नई दुनिया नाम किसने दिया? तो ध्यान में रखना, कोलंबस ने। नई दुनिया कही जाने वाला कौन सा महाद्वीप है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। बात करें कि कोलंबस से जब अमेरिका और यूरोप के मध्य जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, या हम बात करें कि जो अमेरिका और यूरोप के मध्य जो प्रथम खाड़ी युद्ध हो रहे थे, उस समय जब ये मार्ग बंद कर दिया गया था, दोनों के एक लंबी युद्ध के कारण ये मार्ग बंद कर दिया गया था। तो व्यापार का मार्ग बंद होने के कारण ये रास्ता ढूंढने के लिए, भारत के मार्ग की खोज करने के लिए कोलंबस रवाना होता है भारत की खोज, एक नए व्यापार के लिए। भाई नया व्यापार मिल जाए, एक नया व्यापार क्षेत्र मिल जाए हमारे को। तो ऐसी स्थिति में वो समुद्री यात्री से 1 महीने से लगातार चल रहे थे। तो कोलंबस से उसकी जो नाव थी, वो नाव यूरोप से चला, और यूरोप से चलकर ये आता है, यूरोप से चला और यूरोप से जैसे ही आता है तो इनकी नाव इधर भारत की तरफ ना होते हुए वो किस साइड में मुड़ जाती है? ये मुड़ जाती है अमेरिका की तरफ। तो ये अमेरिका की तरफ जब मुड़ जाती है तो ये अमेरिका में उतर कर देखते हैं कि यह एक नया देश, ये कहते हैं कि ये तो भारत नहीं है, ये तो भारत है, भारत के तो दूसरे ही लोग हैं। तो यहाँ लंबे कद वाले ऐसे व्यक्ति जो ब्लैक स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में ये तो नहीं हो सकता कि ये किसके हैं? भारत के हैं। तो तब पता लगा, तो एक नए महाद्वीप की खोज कर ली गई थी, वो था उत्तरी अमेरिका। कोलंबस बाद में वास्को डी गामा आता है और भारत की खोज करने के लिए जाता है। तो वो एक अलग कहानी थी, जो भारत के समुद्री मार्ग की यात्रा की थी। तो हम बात करें कि उत्तरी अमेरिका की जो खोज करने वाला था वो कौन था? कोलंबस था। और कोलंबस ने कब की थी? तो 1492 में की थी, और इसी का नाम दिया गया नई दुनिया। नई दुनिया कहा गया किसको? उत्तरी अमेरिका को। अब इस समुद्री मार्ग में जो कोलंबस के साथ और भी यात्री थे, तो ऐसे यात्री जैसे का नाम, एक प्रमुख नाम आता है, वो था समुद्री यात्री समुद्री यात्री। और यात्री का नाम क्या था? अमेरिगो वेस्पुसी। अमेरिको वेस्पुसी था, और इसी के नाम पर इस उत्तरी अमेरिका का नाम पड़ा। अमेरिका नाम पड़ता है किसके नाम पर? समुद्री यात्री था अमेरिको वेस्पुसी, और इसी के नाम पर क्या पड़ता है? अमेरिका नाम पड़ता है। तो ध्यान में रखना, अमेरिका का नाम किसके नाम से पड़ा? अमेरिकी यात्री था, और इसी कोलंबस के साथ में गया था। अमेरिको वेस्पुसी के नाम से क्या नाम पड़ता है? अमेरिका पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें, ये जो उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, और ये नीचे वाला हिस्सा जो आता है वो आता है दक्षिण अमेरिका। तो जब बात करें ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यानी कि इधर तो हम बात करें कि प्रशांत महासागर, इधर कौन सा आएगा? प्रशांत महासागर। जो उत्तरी क्षेत्र की हम बात करें, तो 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इधर हम बात करें तो अटलांटिक महासागर, ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये 9 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 9 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो उत्तरी क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में? उत्तरी क्षेत्र में। ये भी उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो ऐसी स्थिति में जब
प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम कौन करता है? एक नहर करती है, वो कौन सी है? पनामा नहर। ये कौन सी नहर है? पनामा नहर। तो ध्यान में रखना, पनामा नहर है और ये किस महाद्वीप को जोड़ने का काम करती है? प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाली पनामा नहर, और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर। एक तो आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका, और ये नीचे कौन सा होगा? दक्षिण अमेरिका। तो ध्यान में रखना, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर। जबकि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम कौन करता है? वो है पनामा नहर। अब इस पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर का कार्य जो पूरा हुआ था वो 1914 में पूरा हुआ था। इस पनामा नहर का जो कार्य है, ये कार्य हुआ था 1914 में। अब 1914 में ये कार्य पूर्ण हो गया। जब पूर्ण हुआ तो हम बात करें कि 15 अगस्त 1914 को, 15 अगस्त 1914 की हम बात करें तो 15 अगस्त 1914 को इसमें परिवहन के लिए क्या कर दिया गया? मार्ग खोल दिए गए। परिवहन के लिए मार्ग खोला गया, परिवहन के लिए मार्ग खोला। अब परिवहन के लिए मार्ग खोला गया था, कब खोला गया था? 15 अगस्त 1914 को। और इसका कार्य पूर्ण कब हुआ? 1914 में। तो ध्यान में रखना, पूर्ण होना 1914 और 15 अगस्त 1914 को क्या कर दिया? परिवहन के लिए मार्ग खोल दिया गया। इसकी लंबाई की बात करें तो 82 किलोमीटर है। लंबाई की बात करें तो 82 किलोमीटर क्षेत्र में ही है। कौन सी नहर? पनामा नहर। 82 किलोमीटर क्षेत्र में, यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है 82 किलोमीटर तक। अब हम बात करें दो बड़े महासागरों, यानी कि दो बड़े महासागर कौन से हो गए? एक अटलांटिक महासागर और एक प्रशांत महासागर। अब इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए, जो जल है इस जल को नियंत्रित करने के लिए यहां पर 3 अवरोधक फाटक बनाए गए। इसी क्षेत्र में पनामा नहर जो ये लंबाई है 82 किलोमीटर की, इस दोनों महासागरों के पानी को नियंत्रित करने के लिए क्या बनाए गए? 3 जल अवरोधक फाटक बनाए गए। 3 अवरोधक फाटक बनाए गए। तो ध्यान में रखना, 3 अवरोधक फाटक किस पर है? पनामा नहर पर। क्यों बनाए गए? क्योंकि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के पानी को नियंत्रित करने के लिए क्या बनाए गए? अवरोधक फाटक बनाए गए। अब हम बात करें कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो क्या करती है? अलग करती है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि कनाडा की हम बात करें तो ये क्या है? कनाडा। ये क्या आ जाएगा आपका? कनाडा। और ये उत्तरी अमेरिका, यानी कि कनाडा और उत्तरी अमेरिका को 49, बात करें हमें 49 डिग्री नॉर्थ की, ये दोनों को अलग करती है। किसको? कनाडा को और उत्तरी अमेरिका को। तो ध्यान में रखना, उत्तरी अमेरिका और कनाडा को अलग करने का काम कौन करती है? 49 डिग्री नॉर्थ पर कनाडा को अलग करने का काम करती है। अब बात करें इसी महाद्वीप के मध्य में बीचों बीच में क्या है? 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है उसको जोड़ने का बीचों बीच में खंडित करती है, यानी कि ये आ गया अपना 100 डिग्री। ये कितना आएगा? 100 डिग्री। और 100 डिग्री क्या रहेगा? पश्चिमी देशांतर पर। पश्चिमी देशांतर को विभाजित करने का काम, जोड़ने का काम कौन करता है? बीचों बीच में 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर करता है। अब हम बात करें कि यहाँ जो एक जनजाति भी पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में, जनजाति की बात करें जो कच्चा मांस खाने वाली, यानी कि मांसाहारी जनजाति है। और मांसाहारी जनजाति कौन सी है? एस्किमो, यानी कि पक्का मांस बनाकर तैयार करके खाया जाता है। जबकि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या खाते हैं? कच्चा मांस ही खाते हैं। और वो कच्चा मांस खाने वाली जनजाति कौन सी है? एस्किमो जनजाति है। एस्किमो जनजाति। हम बात करें यहां कच्चा मांस खाने वाली जनजाति, कच्चा मांस खाने वाली जनजाति कौन सी है? तो जनजाति है एस्किमो जनजाति है। और ये क्या करती है? कच्चा मांस खाती है। यही एस्किमो जनजाति जहां रहती है वहां जो मकान है वो किसके बने हुए हैं? बर्फ के बने हुए हैं। जो मकान एस्किमो जनजाति निवास करती है उनके मकान, ये आवास, मकान या घर की हम बात करें तो वो किसके हैं? बर्फ के। और इन्हीं बर्फ के मकानों को कहा जाता है इग्लू। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो उत्तरी अमेरिका में कच्चा मांस खाने वाली जो जनजाति है एस्किमो जनजाति, वो एस्किमो जनजाति के मकान किसके हैं? बर्फ के हैं। और इन बर्फ के मकानों को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। किसके मकानों को? एस्किमो जनजाति को। परिवहन की हम बात करें, यहाँ परिवहन जो ये जनजाति के जो लोग हैं, एस्किमो जनजाति के लोग, ये परिवहन के लिए क्या करते हैं? बिना पहिए की गाड़ी होती है। और बिना पहिए की गाड़ी को कहा जाता है स्लेज। क्या कहा जाता है? बिना पहिए की गाड़ी होती है और इसे कहा जाता है स्लेज। क्या कहा जाता है? स्लेज कहा जाता है, जो बिना पहिए की गाड़ी होती है, गाड़ी।
गाड़ी कौन सी होती है? बिना पहिए की गाड़ी होती है, और उस गाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? स्लेज, क्योंकि वहां बर्फ के मकान है, या बर्फ अत्यधिक होने के कारण वो क्या है, उनके कोई पहिए नहीं है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि इनकी गाड़ी थी, वो गाड़ी कौन सी है? स्लेज कहा जाता है। और शिकार के लिए ये लोग क्या करते थे? ये हार्पून जो भाला होता था उसका प्रयोग करते थे शिकार के लिए। एस्किमो जनजाति किसका प्रयोग करती थी? तो हार्पून का प्रयोग करती थी। हार्पून क्या होता था? भाला होता था। हार्पून क्या होता था? भाला होता था, जिसका प्रयोग क्या करते थे? वो शिकार करने के लिए किया करते थे। शिकार करने के लिए किया करते थे, तो ध्यान में रखना, शिकार करने के लिए क्या करते थे? हार्पून भाले का प्रयोग करते थे। और कच्चा मांस खाने वाली एक जनजाति एस्किमो जनजाति पाई जाती है। मकान बर्फ के बने हुए हैं, और इन्हीं मकानों को कहा जाता था इग्लू कहा जाता था। यहाँ परिवहन के लिए एक गाड़ी काम में ली जाती थी, और उस गाड़ी को कहा जाता था स्लेज कहा जाता था। यहाँ शिकार के लिए ये लोग शिकार करते थे, तो शिकार के लिए क्या कौन से भाले का प्रयोग करते थे? हार्पून भाले का प्रयोग किया करते थे ये उत्तरी अमेरिका के लोग। अब हम बात करें समुद्री जो सबसे लंबी तट रेखा है, वो हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी यानी कि ये क्षेत्र, ये कनाडा देश उस पर बसा हुआ है, और यहीं पर हम बात करें तो यहाँ कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी जिस पर कौन सा देश बसा हुआ है? कनाडा देश बसा हुआ है। तो ध्यान में रखना, हडसन की खाड़ी, और हडसन की खाड़ी के मुहाने पर, या हडसन की खाड़ी पर कौन सा देश बसा हुआ है? कनाडा देश बसा हुआ है, जो क्या है? सबसे लंबी तट रेखा है। ध्यान में रखना, सबसे लंबी तट रेखा है। तट रेखा सबसे लंबी कौन सी है? हडसन की खाड़ी, जहां पर कौन सा देश बसा हुआ है? कनाडा देश बसा। आगे हम बात करें क्षेत्रफल, ये तो तट रेखा की यानी सबसे बड़ी तट रेखा कहां है? उत्तरी अमेरिका में, तो हडसन की खाड़ी है, जिस पर कौन सा देश है? कनाडा। लेकिन एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। क्षेत्रफल की हम दृष्टि से बात करें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये है अपनी क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से मैक्सिको की खाड़ी। तो ध्यान में रखना, यानी कि तट रेखा की बात आ जाए तो हडसन की खाड़ी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात आई तो क्या करना है? मैक्सिको की खाड़ी। ये इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में कौन है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। और तट रेखा की सबसे बड़ी लंबी तट रेखा किसकी है? तो हडसन की खाड़ी है, जिस पर कौन सा देश बसा हुआ है? कनाडा। आगे हम बात करें, यानी कि जो न्यूयॉर्क है, इसी न्यूयॉर्क पर हडसन नदी के मुहाने पर क्या बसा हुआ है? न्यूयॉर्क बसा हुआ है। हडसन नदी कहाँ है? ये, और इसी के मुहाने पर हम बात करें तो ये मुहाना, और इस क्षेत्र में क्या आता है? न्यूयॉर्क। इस क्षेत्र में क्या आता है? न्यूयॉर्क। और इसी न्यूयॉर्क के मुहाने पर, यानी कि इसे हडसन नदी के मुहाने पर कौन सा देश है? न्यूयॉर्क है। और इसी न्यूयॉर्क की बात करें तो यहां पर न्यूयॉर्क की हम बात करें तो यहां पर जो सबसे ज्यादा व्यस्तम की बात करें, विश्व का सबसे सर्वाधिक व्यस्तम जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है? कनेडी हवाई अड्डा। वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क की हम बात करें, न्यूयॉर्क, और इसी न्यूयॉर्क में कनेडी हवाई अड्डा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? कनेडी हवाई अड्डा है, वो कहां है? न्यूयॉर्क में। और इसी न्यूयॉर्क में एक बात करें, न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। सबसे बड़ा बंदरगाह, व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क। और हवाई अड्डे की बात करें तो वो भी कहाँ है? कनेडी हवाई अड्डा है। यानी कि सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये न्यूयॉर्क है। और इसी न्यूयॉर्क में यानी कि सबसे बड़ा व्यस्तम हवाई अड्डे की भी बात आ जाए तो वो कौन सा है? कनेडी हवाई अड्डा। यानी कि न्यूयॉर्क जो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसी पर सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे व्यस्तम जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है? कनेडी हवाई अड्डा। यहाँ हम बात करें न्यूयॉर्क में जो इमारतें होती है वो ऊंची ऊंची इमारतें होती है। इसी न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क शहर किसके लिए जाना पहचाना जाता है? ऊंची इमारतों के लिए। ऊंची इमारतों के लिए। तो ध्यान में रखना, ऊंची इमारतों के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? वो न्यूयॉर्क है। वो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, जो सबसे ऊंचे यानी कि ऊंची इमारतों के शहर के नाम से जाना जाता है। अब बात करिए विश्व जो शिकागो है, विश्व की सबसे बड़ी जो मंडी है वो है मक्का मंडी, यानी कि सॉरी मांस मंडी। वो मांस मंडी कहाँ है? शिकागो में। शिकागो ये रहा अपना शिकागो। और शिकागो की बात करें तो शिकागो में सबसे बड़ी मांस की मंडी, यानी विश्व में सबसे बड़ी मांस की मंडी कौन सी है? शिकागो में है मांस की मंडी।
विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहाँ है? शिकागो में। क्योंकि यहाँ लोग कौन से रहते हैं? एस्किमो जनजाति के लोग। ये क्या करते हैं? कच्चे मांस खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिकागो में सबसे बड़ी मांस की मंडी कौन सी है? सॉरी, मांस की मंडी है वो कहाँ पर है? शिकागो शहर में। शिकागो की और बात करें तो यहाँ जो विश्व में सर्वाधिक है लोहे इस्पात का उत्पादन होता है वो शिकागो सेंट पीटर्सबर्ग है। वहां पर लोहे इस्पात का क्या होता है? उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। लोहे इस्पात का उत्पादन, लोहे इस्पात का उत्पादन और उत्पादन कहाँ होता है? पीटर्सबर्ग में। पीटर्सबर्ग में। तो ध्यान में रखना, पीटर्सबर्ग में क्या होता है? लोहे इस्पात का उत्पादन होता है। विश्व में सबसे ज्यादा लोहे इस्पात का उत्पादन कहाँ पर होता है? पीटर्सबर्ग में, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और विश्व में सर्वाधिक मोटर गाड़ियों की बात आ जाए कि मोटर गाड़ियों का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है ट्रेडाइड में। कहां पर होता है? ट्रेडाइड में। ट्रेडाइड में क्या होता है? मोटर गाड़ियों का उत्पादन, मोटर गाड़ियों का उत्पादन, मोटर गाड़ियों का उत्पादन। तो ध्यान में रखना, मोटर गाड़ियों का उत्पादन ट्रेडाइड में, लोहे इस्पात का उत्पादन सबसे ज्यादा पीटर्सबर्ग में। और मांस की मंडी की बात है तो कहां है विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी? शिकागो में है। शिकागो शहर में मांस की मंडी है। और सेंट लुइस की बात करें तो सबसे बड़ी मक्का मंडी है। मक्का मंडी की बात आ जाए, मक्का मंडी क्या कहां है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ी मक्का मंडी पाई जाती है, वो कहां है? सेंट लुइस में मक्का मंडी। मक्का मंडी की बात आ जाए तो सेंट लुइस में है। वो क्या है? मक्का मंडी है। विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी कहां पर है? सेंट लुइस में है। अब बात करें कि यहाँ उत्तरी अमेरिका की जो झीलें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण 5 झीलें हैं। 5 झीलें कौन सी है? ओंटारियो, इरी और मिशिगन है, और चौथी है अपनी ह्यूरन, और 5वीं आती है जो सबसे मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? सुपीरियर झील। यानी कि 5 झील जो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। यदि हम इनके झीलों की नदियों की बात करें तो नदियां, एक बार 500 नदियों को 5 झील देखते हैं अपन। 5 झील, कितनी झील? 5 झील। कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। 5 झील जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मानी जाती है, एक तो होती है ओंटारियो, एक आती है इरी। एक कौन सी आती है? इरी झील। ये दोनों तो कहां है? नियाग्रा जो जलप्रपात है उस पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात पर स्थित है, तो ध्यान में रखना, जलप्रपात है जो नियाग्रा जलप्रपात है उस पर स्थित कौन सी झीलें हैं? तो ओंटारियो और इरी। और इसके अलावा हम बात करें यानी कि मिशिगन जो तीसरी है, मिशिगन जो झील है वो मिशिगन झील कहां है? पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है। पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जबकि हम बात करें ह्यूरन की, चौथी अपनी आती है ह्यूरन। यहां देखिए चौथी ह्यूरन, ये कहां है? तो ह्यूरन की बात करें तो सुनहर में है। ये कहां है? सुनहर में। और 5वीं जो आती है सुपीरियर, 5वीं झील आती है सुपीरियर झील। और ये झील सबसे मीठे पानी की झील है। जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। तो 5 है, 5 झील कौन सी है? ओंटारियो और इरी, ये तो है नियाग्रा जलप्रपात में, और मिशिगन है पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ह्यूरन की बात करें तो ये सुनहर में, और सुपीरियर झील है क्या है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? सुपीरियर। तो ऐसी 5 झीलें हैं। अब हम बात करें कि उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी की बात करें तो मिसिसिपी मेसोरी है। मिसिसिपी मेसोरी कहां है? मिसिसिपी मेसोरी ये आ रही है अपनी, ये है मिसिसिपी मेसोरी। यहां लिख देता हूं मिसिसिपी मेसोरी। अलग अलग है दोनों, लेकिन एक मानी जाती है क्योंकि दोनों का मुहाना एक जुड़ा हुआ है। तो मिसिसिपी मेसोरी सबसे बड़ी लंबी नदी है किसकी? उत्तरी अमेरिका की। ध्यान में रखना, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मेसोरी है। अब इधर हम बात करें ग्रीनलैंड, ये क्या है? ग्रीनलैंड। और इसी ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और इस द्वीप में क्या होता है? 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होने वाला द्वीप कौन सा है? तो वो ग्रीनलैंड है। और यहां बात करें तो जो टेम्परेचर होता है वो -50 डिग्री सेल्सियस, -15
डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत रहता है, अंदर अंदर रहता है, यानी कि -50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। कहाँ का? ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा द्वीप है, और यहाँ पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। और अभी इस ग्रीनलैंड की बात करें तो ये ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन हो गया, यानी यूरोप के अधीन है। तो ध्यान में रखना है ये किसके अधीन है? ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है, डेनमार्क के अधीन है, अधीन है यानी कि यूरोप के। तो ध्यान में रखना ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ कितना डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है? -15 के अंदर रहता है, यानी 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर। और इसमें 6 महीने रात और 6 महीने का दिन होता रहता है, और डेनमार्क के अधीन है, यानी कि यूरोप के अधीन है। अब हम बात करें जो इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो नदियां हैं, वो नदियां कौन कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की बात करें हमें नदियों की, तो यहां लिख लेते हैं अपन, यही देखिए आप। तो एक तो होती है उत्तरी अमेरिका की जो नदियां हैं, वो नदियां सेंट लॉरेंस, पहली हम बात करें सेंट लॉरेंस है। और भी बात करें तो मैकेंजी है, और हम बात करें तो नेल्सन है, और भी बात करें तो हडसन है, और हम बात करें यानी कि हडसन की खाड़ी है, हडसन नदी की है, वो तट रेखा भी है, यानी कि मिसिसिपी, मिसौरी, एक ये हो जाएगी। और भी हम बात करें तो इसके अलावा यूकोन हो जाएगी, एक हो जाएगी फ्रेजर, एक हो जाएगी कोलोराडो, एक हो जाएगी कोलंबिया। सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, यूकोन, फ्रेजर, कोलोराडो और कोलंबिया, मिसिसिपी, मिसौरी, हडसन, ये टोटल क्या है? इसी उत्तरी अमेरिका की नदियां है, जो किसमें है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और इसके अलावा हम बात करें यानी कि जो यहाँ के जो उष्णकटिबंधीय, यानी कि हम बात करें उत्तरी अमेरिका की जो शीतोष्णीय कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं, उन घास के मैदानों को कहा जाता है प्रेरी। घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? प्रेरी। घास के मैदान जो है वो घास के मैदान कहलाते हैं प्रेरी। घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन सी कहलाते हैं? प्रेरी कहलाते हैं। और उत्तरी अमेरिका की जो पूरी तट है, उस पूरी तट पर अटलांटिक जो महाद्वीप है, यानी कि ये इधर हम बात करें अटलांटिक जो महाद्वीप है, इस अटलांटिक महाद्वीप में जो महासागर है, उसमें महासागर में 2 बैंक है, एक तो ग्रांड बैंक और जॉर्जिया बैंक। ये ग्रांड बैंक और जॉर्जिया बैंक 2 मत्स्य क्या है? ग्रहण क्षेत्र है, 2 मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, ग्रांड बैंक और जॉर्जिया बैंक, ये 2 है जो कहाँ है? अटलांटिक महासागर के पूरी तट पर स्थित है। और भी हम बात करें यानी कि जो मर्द घाटी है, वो मर्द घाटी निम्नतम बिंदु की बात करें तो वो है 49 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ये इधर वाला भाग ये आता है अलास्का, और इसके क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है यानी कि कितना डिग्री? 49 डिग्री नॉर्थ में है। और ये नॉर्थ में क्या है कि यानी कि निम्नतम बिंदु है। तो ध्यान में रखना मर्द घाटी निम्नतम बिंदु है उत्तरी अमेरिका का, सर्वाधिक गर्म स्थान भी है 49। यदि हम बात करें इधर की ग्रीनलैंड की तो 50 डिग्री माइनस में जा रहा है, तो इधर तो क्या क्षेत्र है? ठंडा प्रदेश है, जबकि इधर क्या है? उष्णीय क्षेत्र। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? वो है मर्द घाटी। अब बात करें सबसे जो ऊंचे पर्वत चोटी, यानी कि विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो माउंट मैकिले है। माउंट मैकिले यानी कि ये इधर आया है, ये है अपना क्षेत्र, ये माउंट मैकिले, ये कौन सा पड़ता है? माउंट मैकिले है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये कौन सा पर्वत है? ये रॉकीज पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? रॉकीज पर्वतमाला। और इसी रॉकीज पर्वतमाला के सहारे सारे कौन सी नदी चलती है? मिसिसिपी, मिसौरी, जो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और इसी पर क्या है? माउंट मैकिले, जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, किसकी? उत्तरी अमेरिका की। चलिए आज हमने बात की है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, और हम ऐसे ही और महाद्वीप जो अगला महाद्वीप है वो लेकर आएंगे। और तब तक जय हिंद, जय भारत।